वर्ष 2000 और महीना नवंबर का था। वह 14 और 15 तारीख की दरमियानी रात थी। फैसला इतिहास में दर्ज हो चुका था। दरअसल बिहार के विभाजन का घोषणा हो चुका था। इसी के साथ नवगठित झारखंड का उदय हो गया। नवगठित झारखंड में उत्सव का माहौल था। इधर शेष बिहार के लोग निराश और हताश थे। निराश इसलिए थे कि विभाजन के बाद एक ही झटके में शेष बिहार संसाधन विहीन हो गया। राजस्व का लगभग 67% स्रोत नवगठित झारखंड में चला गया और केवल 33% राजस्व का स्रोत शेष बिहार में बच गया, जबकि आबादी का 65% हिस्सा शेष बिहार को संभालना था और नवगठित झारखंड को मात्र 35% आबादी के साथ भरपूर संसाधन का सौगात मिल चुका था। कहने का मतलब यह हुआ कि आय का स्रोत झारखंड में चला गया, जबकि उपभोक्ताओं का विशाल समूह शेष बिहार में ही रह गया। यही बात उन दिनों शेष बिहार के लोगों के लिए चिंता की बड़ी वजह बन चुकी थी। लोग कहने लगे थे कि अब बिहार का क्या होगा। राजनीति के गलियारे में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांगे भी उठने लगी थी, जो आज भी गाहे बेगाहे उठते रहती हैं। देखते ही देखते 2 दशक का कालखंड बीत गया। बिहार ने आर्थिक तरक्की की राह पकड़ ली और शानदार भविष्य का निर्माण शुरू हो गया। कहते हैं कि बिहार के नव निर्माण में कृषि सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर आधारित है। ऐसे में कृषि के लिए बने किसी भी विधेयक का बिहार पर सर्वाधिक असर होना लाजमी है। बेशक सरकार ने कृषि सेक्टर के लिए कई अच्छे काम किए हैं। कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा भी पहना दिया गया है और कई पाइपलाइन में मौजूद हैं। सवाल सरकार की नीयत पर नहीं है, बल्कि सवाल कृषि सेक्टर की जरूरतों की है। सवाल कृषि उत्पादन की है, बल्कि सवाल उत्पादित सामग्री के बाजार मिलने से है। और सवाल किसानों को मिलने वाली आर्थिक अनुदान से नहीं है, बल्कि सवाल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण से है। केंद्र की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए 3 नए बिल को मंजूरी दे दी है। क्या है यह नया बिल और क्यों कर रहे हैं किसान इसका विरोध? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका पड़ताल करना जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज का विषय है कृषि सेक्टर। हम पहले ही बता चुके हैं कि झारखंड बनने के साथ ही अधिकांश कल कारखाना झारखंड के हिस्से में चला गया। बहुमूल्य खनिज संपदा और कीमती लकड़ियों का जंगल झारखंड में चला गया। शेष बिहार को मिला कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे से होने वाली भयंकर तबाही। कहते हैं कि यह सिक्का का एक पहलू है। सिक्का का दूसरा पहलू यह है कि यदि रत्न गर्भा वसुंधरा झारखंड में चली गई तो सस्य श्यामला भूमि बिहार को मिल चुका था। यानी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि अब बिहार के हिस्से में था। यानी हमें कृषि आधारित विकास की संभावनाएं तलाशनी थी, आत्ममंथन करना था और किसानों के बड़े समूहों को साथ लेकर प्रगति के पथ पर निकल पड़ना था। यह वो दौर था जब हमें हमारी क्षमता की पहचान करनी थी। मसलन खनिज संपदा के झारखंड में जाने का रोना रोने की जगह हमारे हिस्से में आई पर्याप्त जल का हमें बेहतर प्रबंधन करना था, बाढ़ पर नियंत्रण करना था और सिंचाई के स्रोत को विकसित करना था। जल से विद्युत का निर्माण करके उत्पादन बढ़ाना था। जल प्रबंधन नीति को अख्तियार करके मत्स्य पालन और मखाना उत्पादन में वृद्धि करना था। घाटे में चल रहे कृषि सेक्टर को मुनाफे में लाने के लिए मछली और मखाना को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलानी थी। बेशक सरकारों ने इस दिशा में कई प्रयास किए, पर सवाल उठता है कि क्या मछली और मखाना को वह पहचान मिली जिसका उसे दरकार था? विधानसभा चुनाव के मौके पर इन सवालों के मौजू को समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकास का सबसे बेहतर आयाम माना गया है। इसमें से कई लोग कृषि को घाटे का सौदा मानते हैं, जो सच नहीं है। मिसाल के तौर पर
पंजाब और हरियाणा को देख लें। पंजाब और हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और उन्नत भी है। हमारी विडंबना यह है कि कृषि की बात शुरू होते ही हम इस समस्या को राजनीति के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। मुआवजा, अनुदान और कृषि ऋण माफी जैसे लोक लुभावन बातों से तात्कालिक लाभ भले मिल जाए, पर इसका कृषि सेक्टर को दीर्घकालिक लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। किंतु हमारे यहां दुर्भाग्य से यही होता रहा है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम इसके आगे सोचते भी नहीं। आप जरा गौर करिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अव्वल तो यह कि कृषि उत्पाद को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यानी बाजार सबसे बड़ी समस्या है। नतीजा, किसान बिचौलिए की चंगुल में फंस जाते हैं और सौदा घाटे का हो जाता है। केंद्र की सरकार ने नया कृषि नीति बनाकर इन सवालों का जवाब देने की भरपूर कोशिश की है, यानी किसानों को बाजार देने की कोशिश की है। किंतु इसमें अभी कई पेच हैं। सबसे बड़ा पेच तो भंडारण को लेकर है। सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। यदि किसान खुद के उत्पादन का भंडारण कर ले तो अगली फसल के लिए पूंजी कहां से आएगा? कहते हैं कि यदि कृषि सेक्टर को वास्तव में मजबूत करना है तो सरकार को भंडारण के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक 10,000 की आबादी पर एक कृषि बैंक की स्थापना कर दे। जी हां, कृषि बैंक, जहां किसान अपना अनाज जमा करके अनुमानित 50% राशि का अग्रिम भुगतान ले सके, ताकि अगली फसल की बुआई हो सके और बिचौलिए को भंडारण का मौका नहीं मिले। इससे किसान को अपने अनाज का उचित मूल्य मिल जाएगा। दूसरा यह कि सब्जी और फल के उत्पादन को कई रोज तक सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, ताकि किसान अपने पैदावार की उचित मूल्य मिलने का इंतजार कर सके। सिंचाई के लिए उचित मूल्य पर बिजली मिल जाए, समय पर खाद और बीज मिल जाए, तो यकीन मानिए कोई भी किसान कृषि ऋण माफ करने की कभी मांग ही नहीं करेगा, बल्कि वह समय पर ऋण चुकता कर देगा और राज्य के आर्थिक विकास का बड़ा हिस्सेदार भी बन जाएगा। कृषि क्षेत्र को लेकर की जा रही राजनीति का कितना नुकसान होता है, इसका एक मिसाल सिंचाई के क्षेत्र में देखिए। बिहार में सिंचाई के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। मसलन उद्भव सिंचाई परियोजना, राजकीय नलकूप योजना, निजी नलकूप योजना और अब प्रत्येक खेत तक सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाने सहित सिंचाई की कई अन्य योजनाएं मौजूद हैं। अनुदानित दर पर मोटर देने की योजना भी है। बावजूद इसके अब जरा आंकड़ों में हकीकत देखिए। आजादी के 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बिहार की मात्र 43% जमीन को ही हम सिंचित कर पाए हैं, जबकि इसी अवधि में पंजाब में 95%, हरियाणा में 78% और उत्तर प्रदेश में 58% जमीन को सिंचित कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि किसानों का यह मुद्दा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? विडंबना देखिए, हमारे सियासतदान किसानों के नाम पर राजनीति तो करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं, पर किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके ऐसी योजना बनाने से परहेज करते हैं, ताकि चुनाव के मौके पर किसानों को थोड़ी सी राहत देकर इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी का करीब 86% लोग गांव में रहते हैं। उत्तर बिहार में यह अनुपात 93% है और मध्य बिहार में 83%। इसी प्रकार श्रम शक्ति का करीब 87% अकेले उत्तर बिहार में है और करीब 80% मध्य बिहार में। इसमें का अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है। दूसरी ओर बिहार के अधिकांश उद्योग बंद पड़े हैं। रोहतास इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है और सार्वजनिक क्षेत्र की 18 चीनी मिलें वर्षों से बंद है। कुछ उद्योग यदि चालू है भी तो रुग्णता का शिकार है। ऐसे में बिहार के आर्थिक विकास का पूरा दारोमदार कृषि सेक्टर पर है। और विडंबना देखिए कि बिहार की राजनीति में यही कृषि सेक्टर आज बड़ा मुद्दा नहीं है। किसानों की समस्या गौण है। दुर्भाग्य देखिए, स्वयं किसान भी कृषि को छोड़कर अन्य समस्याओं पर चर्चा करने में मशगूल हैं और इसे ही राजनीति कहा जा रहा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है?
क्योंकि बिहार में किसानों का कोई मजबूत संगठन नहीं है। नतीजा, बिहार का किसान सियासतदानों की खंडित सोच का शिकार होकर बट जाते हैं। नतीजा, किसानों की समस्या मुद्दा बनने से पहले ही दम तोड़ देता है। यह बात दीगर है कि चुनावी दौर में सभी राजनीतिक दल किसानों का हितैषी होने का दंभ भरते हैं, पर उनके पास कृषि सेक्टर को लेकर कोई विजन नहीं होता और किसान गुमराह होकर रह जाता है। राजनीति से इतर बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितना गंभीर है, यह सवाल कौन उठाएगा? मसलन कृषि से जुड़ा चीनी उद्योग, जूट उद्योग, वनस्पति उद्योग और चावल उद्योग को उतना प्राथमिकताएं क्यों नहीं मिला जितने के वह हकदार थे? सवाल उठता है कि यह सवाल कौन उठाएगा? एक बात और, चावल और चीनी उद्योग के अवशिष्टों से वनस्पति उद्योग, स्पिरिट, अल्कोहल और कागज उद्योग को आसानी से विकसित किया जा सकता है। विभिन्न फलों पर आधारित उद्योग के विकास की बिहार में असीम संभावनाएं हैं। कृषि के अन्य उत्पादों से भी औद्योगिक विकास की संभावनाएं तलाशी जा सकती है। सवाल उठता है कि इसके लिए कोई आवाज बुलंद क्यों नहीं करता है? कहते हैं कि बिहार के सभी सांसद और विधायक अपने विवेकाधीन कोटे की राशि को 2 या 3 वर्षों तक केवल इसी काम पर ईमानदारी के साथ खर्च कर दें तो बिहार के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। इससे गांव में आधारभूत संरचना का तेजी से निर्माण होगा और बाजार के सुविधा का गांव में विस्तार हो जाएगा। भारत की सरकार इन्हीं सुविधाओं का दावा करते हुए किसानों के लिए 3 नए विधेयक को संसद से पारित करा चुकी है। अब केंद्र की सरकार के द्वारा पारित कृषि क्षेत्र के 3 नए विधेयक को समझने की कोशिश करते हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े इस 3 नए विधेयक में किसानों को खुला बाजार देने और कृषि उत्पाद को उचित मूल्य देने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मूल्य आश्वासन के साथ कृषि सेवा के क्षेत्र में किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कानून से किसानों को वन नेशन वन मार्केट का लाभ मिल जाएगा और इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित कीमत भी मिल जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाभ देने का सरकार पर आरोप लगा रही है। सरकारी दावों पर यकीन करें तो राज्य के कृषि उत्पाद मार्केट कानून के अंतर्गत अधिसूचित बाजार के बाहर भी किसानों की उपज के फ्री व्यापार की सुविधा देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी अब मिल जाएगी। इससे कृषि उत्पाद को पहली बार देश में अच्छा माहौल मिलेगा और कीमत भी बेहतर मिल सकेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, यानी उपज की ऑनलाइन खरीद बिक्री करने का रास्ता खुल जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कृषि उत्पाद पर व्यापार करने वाले किसानों से कोई भी राज्य की सरकार अलग से कोई बाजार फीस, सेस या किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं वसूलेगी। इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इससे बाहरी या प्राइवेट कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। दूसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक। इस अधिनियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। इसमें छोटे किसानों को ध्यान में रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह अधिनियम छोटे किसानों को समानता के आधार पर प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेता, खुदरा कारोबारी और निर्यातकों के साथ सीधे जुड़ने में सक्षम बना देगा। इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच भी सुनिश्चित हो जाएगी। इससे किसानों की आय में सुधार होगा, ऐसा सरकार का कहना है। जबकि विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इस कानून की आड़ में किसान अपने ही जमीन से बेदखल हो जाएंगे और खुद के जमीन पर मजदूरी करने को विवश हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि किसान अपनी उपज की वैश्विक बाजारों में आपूर्ति चेन तैयार करने में सक्षम हो जाएगा और निजी क्षेत्र से भरपूर निवेश मिल जाएगा। इससे किसानों को ऊंचे मूल्य वाली कृषि के लिए तकनीक और परामर्श तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगा और फसलों के लिए तैयार बाजार भी उसे मिल जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और इसका लाभ किसानों को मिलेगा।
हालांकि इसका विरोध करने वालों का दावा है कि अब निजी कंपनियां खेती करेंगी और किसान अपने ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि इस अधिनियम के पारित होते ही अनाज सहित दलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया, यानी अब इनका स्टोरेज किया जा सकेगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसानों के पास स्टोरेज की सुविधा नहीं है और यही किसानों के चिंता की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। यानी इस कानून का वास्तविक लाभ किसानों को तभी मिलेगा जब किसानों के लिए सरकार अनाज बैंक की स्थापना कर दे। इस बीच विरोध कर रहे कुछ किसान संगठनों का कहना है कि इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों को मिलने वाली एमएसपी का लाभ भी अब किसानों को नहीं मिलेगा। आरोप है कि निजी कारोबारी या निजी कंपनियों की कृषि क्षेत्र में मनमानी बढ़ जाएगी और किसानों की जमीन या खेती पर प्राइवेट कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। नतीजा, किसान अपने ही जमीन पर मजदूरी करने को विवश हो जाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। जबकि सरकार की ओर से एमएसपी खत्म करने से बार बार इनकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी सफाई दे चुके हैं। सरकार विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। खैर, पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं चलता रहेगा। पर मौका है बिहार में विधानसभा चुनाव का। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन पर गंभीर चर्चा करने का इससे अच्छा और कोई दूसरा मौका नहीं हो सकता है। याद रखिए, आजादी के बाद समृद्धि की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न राज्यों की श्रृंखला में बिहार 5वें स्थान पर था, लेकिन 70 के दशक आते आते लुढ़क कर नीचे चला गया। कृषि क्षेत्र को पर्याप्त संसाधन देकर इस अवस्था से बाहर निकला जा सकता है। यदि बात समझ में आ गई हो तो अपने प्रतिनिधियों से इस विषय पर भी सवाल पूछिए और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।